गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल ओपन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही एक पार्ट है। नॉर्मली हमने जो पढ़े थे इससे पहले जो ओपेम पढ़ा था वो आपका आइडियल ओपेम हुआ करता था। नाउ हियर वी विल सी अबाउट द प्रैक्टिकल ओपेम। जितने भी टॉपिक आगे आते जाएंगे वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल ओपेम से रिलेटेड रहेंगे। ओके, चलिए देखें। जी सर। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल ओपेम क्या होता है? प्रैक्टिकल ओपेम आइडियल ओपेम की थोड़ी सी पहले मैं जानकारी एक बार आपको याद दिला दूं। आइडियल ओपेम में क्या होता था कि जो आउटपुट होता था वो क्या हो जाता था, जीरो मिलता था हमें। अगर दोनों इनपुट जीरो हो जाते हैं दैट मीन्स आउटपुट जो होता था वो क्या मिल जाता था, हमें जीरो मिल जाता था। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सो प्रैक्टिकल ओपेम व्हाट, प्रैक्टिकल ओपेम हैज सम डीसी आउटपुट वोल्टेज। ओके, जिसको हम जिस आउटपुट वोल्टेज को हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज। सी द डेफिनेशन, द प्रैक्टिकल op amp has some DC output voltage called the output offset voltage even though both the input terminal are grounded। हमने दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर भी दिया है तो भी कुछ न कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दैट आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। उसी को हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। तो ये होता है किसमें, प्रैक्टिकल ओप एम्प में होता है। जो हमारा प्रैक्टिकल ओप एम्प है, थोड़ा सा आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल जिसका क्वेश्चंस भी पूछा जाता है उसकी एक लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस और व्हाट इज द बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन द आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओप एम्प। जो एक लिस्ट यहाँ पर मैंने भी ली हुई है। सो ओपन लूप गेन हमने पढ़ा था वो इनफाइनाइट होता था आइडियल ओप एम्प में, जबकि रियल ओप एम्प जो होता है हमारा, दैट मीन्स प्रैक्टिकल ओप एम्प जो होता है उसमें ओपन लूप गेन की वैल्यू होती है, कुछ फाइनाइट होती है। बैंडविड्थ, आप बैंडविड्थ समझते हैं कि बैंडविड्थ इनफाइनाइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बैंडविड्थ रियल ओप एम्प या प्रैक्टिकल ओप एम्प की क्या रहती है, फाइनाइट रहती है। ठीक वैसा स्लीव रेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। तो स्लीव रेट भी यहाँ पर इनफाइनाइट, लेकिन हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं तो वहां स्लीव रेट फाइनाइट हो जाता है। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, यहाँ इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो फाइनाइट होता है। जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, डिफिनेशन में ही हमने लिया कि जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, दैट मीन्स यहाँ लेकिन जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। आउटपुट ऑफसेट, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो वहां होता है, यहाँ आउटपुट इम्पीडेंस भी होता है। नॉइज उसका जीरो होता है क्योंकि वो आइडियल है भाई, आइडियल में हर चीज इनफाइनाइट और जीरो ही आएगी। लेकिन रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं या प्रैक्टिकल ओप एम्प जो होता है उसमें जो वैल्यूज होगी वो कुछ न कुछ वैल्यू होगी जीरो की जगह, और फाइनाइट होगी, नॉट इनफाइनाइट होगा। ओके, सीएमआरआर के बारे में भी हमने पढ़ा, आगे भी और पढ़ेंगे। इसमें प्रैक्टिकल ओप एम्प में भी पढ़ेंगे जिसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है। सो हमारे पास एक्चुअली जो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है समझ में आ गया होगा, कि जिसमें डीसी आउटपुट वोल्टेज होगा ही कुछ न कुछ, भले ही हम दोनों ही इनपुट को क्या कर दें, जीरो कर दें या ग्राउंडेड कर दें। ओके, सो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। दिख रहा है क्या है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज? इट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट, okay, amount of input voltage that should be applied between the two input terminal in order to force the output voltage to zero, because our target is the output voltage कुछ ना कुछ है भाई, हम ये बोल रहे हैं प्रैक्टिकल ओप एम्प में। तो हमारा टारगेट है कि उस आउटपुट वोल्टेज को जीरो करें। तो इसके लिए इनपुट में दोनों टर्मिनल के बीच में जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्लियर हो गया होगा कि ऐसा अमाउंट इनपुट वोल्टेज का जो हम इनपुट के बीच अप्लाई करें जिससे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसे हम कहेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहां पर VIO जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में, ये VIO। ओके, ये VIO क्या है, आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो हमने देखिए यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट किया, वो कहीं भी कनेक्ट करें, हमारा टारगेट था जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो हमारा बच रहा था कुछ आउटपुट में वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, ऐसा क्यों होता है या कर्स्ड क्या है? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो VO है ना, वो एक्चुअल में मिसमैचिंग बिटवीन द टू इनपुट के कारण होता है, कि दोनों इनपुट कभी भी सेम हो ही नहीं सकते, इसे बनाया ही नहीं जा सकता, इसमें मिसमैचिंग होती ही है। ओके,
ऑल द कंपोनेंट जो बनाने के लिए हम यूज करते हैं वो एक्चुअली इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। तो एक ही सिंगल चिप में दो सिमिलर या दो सेम प्रकार के ट्रांजिस्टर लग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम स्लाइटली चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ ट्रांजिस्टर, दैट इज व्हाई वी गेट द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर VIO का यूज करना पड़ रहा है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज लगाना पड़ रहा है जिससे कि आउटपुट क्या हो, जीरो हो। या हम ये कहें कि दोनों इनपुट जो है उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअल रीजन समझ में आया, मिसमैचिंग बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल, ये इसके कारण ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये एक डायग्राम हमने लिया है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में जो दिक्कतें आ रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कौन सा एक अलग से एक सर्किट इसमें यूज होता है। उस सर्किट को हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेटिंग नेटवर्क। ठीक है, इसको हम आगे के स्लाइड में और बताएंगे। ये जो अलग से आपको दिख रहा है ये सर्किट लगा हुआ, ये सर्किट एक्चुअल में कहलाता है ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेटिंग नेटवर्क। इसको हम अलग से यूज करते हैं। तो ऑफसेट ये क्या करता है, जो आउटपुट आपका है वी आउटपुट, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसे जीरो करने के लिए एक सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट की तरफ, और वही सर्किट जो है वो क्या करता है, आप हमारे ओपेम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए कि उसके इनपुट में हम थोड़ा इस सर्किट के माध्यम से वेरिएशन करें जिससे हमारा आउटपुट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और इसी को हम कहते हैं कंपेंसेटिंग नेटवर्क। इसकी डिजाइन हम देखेंगे, जितने भी एग्जाम्पल आप बुक्स में पढ़ेंगे वो 741 IC के लिए, यानी कि 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आपको दिए होंगे न्यूमेरिकली जब भी आप इसका एग्जाम्पल दें। सॉरी, तो जो गायकवाड़ की बुक है उसका जो एग्जाम्पल आपका दिया होगा वो 741 के लिए ही दिया होगा, है ना। तो आगे हम बात करें कि ये कंपेंसेटिंग नेटवर्क जो है उससे एक और पॉइंट सामने निकल के आता है कि एक्सटर्नल इनपुट टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ द कंपेंसेटिंग नेटवर्क वी रिड्यूस आउटपुट वोल्टेज टू जीरो। ठीक है, द ओपेम जब कभी भी हम ये एक्सटर्नल इनपुट यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, तो इस एक्सटर्नल इनपुट के कारण जो हमारा आउटपुट था वो आउटपुट यदि जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में ओपेम को हम कहते हैं बैलेंस्ड ओपेम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपेंसेटिंग नेटवर्क को यूज करने से यदि हमारा आउटपुट जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कहलाता है बैलेंस्ड या नल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 741 में आपको इसको वैल्यू से एग्जांपल से बताया गया है जो यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक्चुअल में जो पूरा बताया गया है वो 741 चिप का है, 741 चिप का है। ओके, अब हम इसके डिजाइन देखते हैं। एक्चुअल में ये कंपेंसेटिंग नेटवर्क बार बार बोल रहे हैं पर ये है क्या, क्या काम करता है और कैसे काम करता है इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेटिंग, ठीक है, वर्क नेटवर्क का डिजाइन ये दिया गया है। क्यों यूज करते हैं इसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेटिंग नेटवर्क क्या होता है, टू रिड्यूस द वी आउटपुट ऑफसेट टू जीरो वी नीड a circuit at input terminal at the op-amp. Such circuit is called the input offset voltage compensating network. ये इसको डिफाइन किया गया है ना। अब देखिए सवाल ये आता है कि आपको किस तरह का चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि आपका आउटपुट जीरो किस में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये जो मैंने अभी बनाया है वो एक्चुअल में नॉन इन्वर्टिंग कंपेंसेटिंग नेटवर्क है। क्यों, जब भी नॉन इन्वर्टिंग कंपेंसेटिंग नेटवर्क आपको पूछे, उसका डायग्राम पूछे, तो आप जो एक्स्ट्रा सर्किट हमने यहां लगाया हुआ है ये पूरा उसे इन्वर्टिंग में लगाइएगा। और यदि आपसे इन्वर्टिंग कंपेंसेटिंग नेटवर्क पूछता है तो यही चीज इस इनपुट में लग जाती। देखिए इन्वर्टिंग बोलेगा तो हमें सर्किट लगाना है नॉन इन्वर्टिंग में, और नॉन इन्वर्टिंग बोलेगा तो हमें सर्किट लगाना है इन्वर्टिंग में, कंपनसेटिंग नेटवर्क का सर्किट। ठीक है, इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा होगा आरए, एक पोटेंशियोमीटर यहां पर कनेक्ट हुआ है आरए। दो रजिस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, एक है आपका आरबी और एक है आपका आरसी, करेक्ट। सो इफ यू वांट टू मेक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इस तीन रेजिस्टेंस से, एक पोटेंशियोमीटर और दो रेजिस्टेंस से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो हमें कंपनसेटिंग नेटवर्क नॉन इन्वर्टिंग में लगाना होगा, और नॉन इन्वर्टिंग बनाना चाहते हैं तो हमें इन्वर्टिंग में उसका यूज करना होगा। ओके,
तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके आप इसे वाइप समझ लीजिए, इस वाले लाइन को वाइप समझ लीजिए। और हम जब इस वाइप को ऊपर नीचे करते हैं दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर वेरिएशन करेगा वोल्टेज का। तो इस वाइप के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, V1 और V2 की वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यदि V1 और V2 की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा जो V आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 0। सो इसे हमें करना पड़ता है एडजस्ट। ये जो हमारा आपका पोटेंशियोमीटर है, मैं यहाँ फिर से एक बार बना रहा हूँ, ये हमारा आर ए वाला जो पोर्शन है ना, और ये हमारा जो लगा हुआ है ना, ये आपका एक्चुअल में वाइप की तरह काम करेगा। ठीक है, आप इसे ऊपर मूव कर सकते हैं, आप इसे नीचे मूव कर सकते हैं। और आपका जो V2 के साथ सिंस ये कनेक्ट है इसलिए V2 की वैल्यू वेरी होगी, और हम चाहेंगे कि V2 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाए, V1 के इक्वल हो जाए, जिससे हमारा आउटपुट क्या आ जाए, 0 आ जाए। इज इट ओके? चलिए, तो हम V2 को वेरी करके V1 के इक्वल लाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम इसे बीचों बीच ही रखें, ये वाली कंडीशन। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि हम इसे प्लस वीसी, यहाँ प्लस वीसीसी है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, है ना, और यहाँ पर क्या है, माइनस वीईई है। तो दूसरा हम ये रखते हैं कि भाई इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, इस वाइप को, करेक्ट। और तीसरा केस हो सकता है कि हम इसे नीचे की तरफ ले जाएं। ठीक, अगर हमारा आउटपुट, ये जो हमारा आउटपुट ऑफसेट जो कुछ आउटपुट बच रहा था वो कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो पॉजिटिव है उसका मतलब ये हुआ कि V1 इज ग्रेटर देन है V2 के। समझ में आ रहा होगा कि यदि हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इफ द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज पॉजिटिव, दैट मींस V1 इज ग्रेटर देन V2 बिकॉज V1 इज ए पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि अगर V1 ज्यादा होगा V2 से तभी तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब हम समझ गए कि V1 ज्यादा है V2 से भाई, है ना। तो V2 शुड बी इंक्रीज अंटिल इक्वल टू V1। हमें अब V2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब हम इसे मूव करके देखेंगे कि V2 इंक्रीज करने का मतलब हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा वाइब्स को, जिससे V2 क्या हो, इंक्रीज हो। और अगर V2 इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ 0 आने की कोशिश हो पाएगी। ठीक है, ठीक वैसा ही अगर हम देखें कि V आउटपुट हमारा पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो उस कंडीशन में हमारे पास V2 ग्रेटर है, मतलब V2 को हमें कम करना है, V2 ग्रेटर है किससे, V1 से। तो फिर से हम वाइप को चेंज करके नीचे ऊपर जो भी करके हम देखेंगे कि कहां पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वो वाइप्स की जो वेरिएशन है वो डिपेंड करेगा कि आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैसा आ रहा है। यदि आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कैसा चेंज करना है, यदि निगेटिव आ रहा है तो पोटेंशियोमीटर से कैसा चेंज करना है। ये एक्चुअल में कंपेंसेटिंग नेटवर्क से हम कर सकते हैं। और यही जो कंपेंसेटिंग नेटवर्क का डिजाइन है जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 करने के लिए तैयार किया गया है। ओके, ये क्लियर होगा। फिर आते हैं हम इनपुट बायस करंट पे। इनपुट बायस करंट बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं दो इनपुट करंट है। भले ही ये दोनों की बायसिंग जो है इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन बायसिंग तो हुई है ना, इसलिए इसे बायस करंट कहते हैं। तो एक्चुअली इनपुट बायस करंट होता क्या है, इसे हम इंडिकेट करते हैं IB से। किसे इंडिकेट करते हैं हम इसे, इनपुट बायस करंट को IB से। और द एवरेज ऑफ द टू इनपुट बायस करंट, दैट मींस दो इनपुट बायस करंट का जो एवरेज होता है वो एक्चुअल में इनपुट बायस करंट कहलाता है। दैट मींस IB1 प्लस हम ले लें क्या, IB2। दोनों का एवरेज लेना है, बाय 2 कर दें, ये उसका एवरेज हो जाएगा। यही आपका इनपुट बायस करंट का क्या है, डेफिनेशन हो सकता है। क्लियर हो गया ये। सो IB1 एंड IB2 आर द बायस करंट ऑफ द टू ट्रांजिस्टर इन इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज। तो हम ये जानते हैं कि IB1 और IB2 इक्वल होगा क्या, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। पर हम यहां पर चाहते हैं कि IB1 और IB2 दोनों इक्वल हो जाए, IB के इक्वल हो जाए। वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता प्रैक्टिकल ओप एम्प में। अगर हम इसे लिखें या देखें 741 के एग्जांपल में तो कुछ ना कुछ लगभग वो 500 नैनोमीटर के, नैनो एम्पियर के आसपास इसकी वैल्यू हमें मिलती ही है। इसका मतलब IB1 IB2 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है भाई कि आउटपुट हमको 0 चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ IB पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट जो है। हमें आउटपुट कैसा चाहिए, तो अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 के फॉर्म में इनपुट बायस करंट के थ्रू इस बार, है ना, क्योंकि
हम इस बार इनपुट बायस करंट पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू यदि हम उसे रिड्यूस करके जीरो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक प्रिकर्शन का या प्रिकर्सर का यूज करते हैं। तो उस सर्किट को हम आगे चल के देखते हैं। ये वो सर्किट है जिससे हम क्या करना चाहेंगे कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो या आउटपुट हमारा जो वोल्टेज आता था उसको हम जीरो करना चाहेंगे। इसका एक कैलकुलेशन देखेंगे। उसके लिए फिर से मैं वही बात करूं कि हमारा टारगेट जो होता है वो ये होता है कि V1 और V2 दोनों बराबर हो जाए। अगर VIO भी हम अगर 0 वोल्ट ले लेते हैं यहाँ पर और V1 V2 को बराबर कर देते हैं तो भी हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, थ्रू IB1 एंड IB2 यहाँ जो आएगा। मतलब हम इनपुट बायस करंट की ही बात करेंगे यहाँ। तो चलिए देखते हैं उसका डेरिवेशन को। ये उसका डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस फिगर में R1 और RF तो दोनों पैरेलल है। तो यदि मैं V2 को पॉइंट आउट करूं, करेक्ट, V2 बाय करंट कौन सी है, IB2 है, तो V2 बाय IB2 इक्वल टू R1 पैरेलल टू RF। दैट मींस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, RP में कह सकता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कह सकता हूं, ये आएगा। ठीक है, तो V2 बाय IB2 इक्वल टू इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने लिख लिया, यानी कि V2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई IB2 के फॉर्म में। अगर V2 IB2 के फॉर्म में है तो डेफिनेटली V1 जो है वो हमारा IB1 के फॉर्म में होगा। फिर वेरिएशन करके हम V2 और V1 को इक्वल करके आउटपुट को क्या ला सकते हैं, जीरो ला सकते हैं। अगर हम नोड पर देखें, डायग्राम देखें, तो उसमें I1 और I2 दोनों IB2 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों करंट मिलकर कहाँ आ रही है, आखिर ये यहाँ से यहाँ आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। इसका मतलब इनपुट पे जो जा रहा है वो IB2 जा रहा है और IB2 जो है वो I1 और I2 के सम के इक्वल है। सो I1 की वैल्यू यदि हमें निकालनी है ना, तो उस कंडीशन में V1 माइनस V2 बाय R1 होगा। ठीक है, हालांकि V1 हमारा है ही नहीं, ये V2 है और ये V1 है। इन दोनों के बीच के वोल्टेज की हम बात करेंगे और चूंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, इसलिए हमने I1 का फॉर्मूला ये लिखा। I2 का क्या लिखेंगे, तो I2 जो है ये करंट है आपकी, तो I2 यहाँ पर है इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बीच में, इस वोल्टेज दैट मीन्स ये वोल्टेज के बीच में, तो दोनों वोल्टेज का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस RF, करेक्ट है ये। ठीक, I2 की बात हो गई। IB2 की बात हम करें तो IB2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो V2 बाय कितना होगा, RI। अब हम बात करते हैं क्योंकि ये ग्राउंडेड है ना, अब हम बात करते हैं यहां से, ये V1 की वैल्यू जीरो हमने ले ली, ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई की है ना। अब ये वाले पोर्शन को हमने अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। हमें VOIB चाहिए भाई, आउटपुट चाहिए जीरो के फॉर्म में, और बाकी सबको हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। V2 इसमें से क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, V2 इसमें से क्या आएगा, कॉमन आएगा। और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आगे क्या आता है। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद V2 हमने कॉमन लिया। इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा V2 की वैल्यू, वो ये थी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, आपको देखना है तो बैक करके मैं दिखा दूं उसको। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, V2 इक्वल टू R1 RF अपॉन R1 प्लस R2 IB2। यही वैल्यू हमने यहाँ पर भी रखी है। ठीक है, वो V2 के प्लेस पे यहां पर आ जाएगी। RI जो है वो एक्सट्रीमली हाई है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू को हम 1 बाय RI के फॉर्म में है जो है, उसकी वैल्यू को हम क्या कर दें, निग्लिजिबल ले लें। तो उस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा V2 की वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, IB2 को हमने अलग किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो VOIB की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं जो कि RFIB के फॉर्म में आई। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक का ही हमारा क्या है, रोल है। ठीक है, यानी कि हम RF को चेंज करके, RF को कम या ज्यादा करके, फीडबैक को बढ़ाकर या घटाकर हम VOIB को, दैट मीन्स आउटपुट जो हमारा है ड्यू टू बायस करंट, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या जीरो तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये इक्वेशन भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, हमको क्या समझ में आया, टू एलिमिनेट और रिड्यूस द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट बायस करंट, दैट मीन्स दिस, इसको हमको एलिमिनेट, जीरो करना है ना। हमें एक ऐसी स्कीम लगानी पड़ेगी कि V1 कैन मेक इक्वल टू V2। अगर हम V1 और V2 को इक्वल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हो सकता है। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या हो सकता है। तो ये हमारा V2 का फॉर्मूला आया है, करेक्ट है।
अब हम देखते हैं कि V2 का जो फॉर्मूला है वो इस रूप में है. सो V1 मस्ट बी एक्सप्रेस इन द फंक्शन ऑफ IB1. देखिए V2 का जो फॉर्मूला है यदि वो IB2 के फॉर्म में है आपके पास, तो V1 का फॉर्मूला होना चाहिए IB1 के पास. अभी तक हमने सर्किट में V1 के तरफ कुछ नहीं लगाया था, ग्राउंड कर दिया था. तो हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जिससे V1 और V2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए. और V1 और V2 को बराबर करने के लिए हमने एक ROM दैट मीन्स ऑफसेट मिनिमाइजिंग रजिस्टर का यूज किया है. किस और किया है, V1 की तरफ किया है. ठीक है, तो अगर V1 और V2 को हम इक्वल बताते हैं तो R1 RF अपॉन R1 प्लस R2 जो है वो R1. मतलब ये रेजिस्टेंस हम यूज करें, ये रेजिस्टेंस यदि हम यूज करें तो उस कंडीशन में आपका R1, आपका जो V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर. एक मिनट में कॉल रिसीव करता हूँ. हाँ, मैं थोड़ी देर में करूँ, वो क्लास ले रहा था, है ना. तो ROM जो है यदि वो R1 RF अपॉन R1 प्लस RF के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में V1 को हम V2 के इक्वल करने में कामयाब हो सकते हैं. करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई होगी. तो हमें ROM की वैल्यू क्या मिली आपको, ये समझ में आ गई. सो ROM के बाद जो इसका एक्चुअल डायग्राम जो बनता है वो ये वाला है. देखिए मैंने अभी बताया कि हमारा जो V1 था वहां हमने कुछ नहीं लगाया था, अब की बार हमने लगा दिया है ROM. ये तो सर्किट ऐसा बन जाएगा जब हम ROM का यूज करेंगे. दैट मीन्स V1 और V2 को बराबर करेंगे और ऐसा आउटपुट जो थ्रू इनपुट बायस करंट के कारण आउटपुट आ रहा है उसको हम रिड्यूस करने में कामयाब हो सकते हैं. तो ये सर्किट सेम है, सिर्फ इसमें नीचे वाला हिस्सा जो है देखिए ROM हमने यूज किया है IB1 की तरफ, एक करंट जो हमने ली है. ठीक है, काफी लेंदी हो जा रहा है. इनपुट ऑफसेट करंट अगला हमारा टॉपिक है, करें कंटिन्यू. यस सर. ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, दैट मीन्स इनपुट ऑफसेट करंट का मतलब द इनपुट ऑफसेट करंट IO से हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं. IO नाम ही से समझ में आ रहा है, इनपुट ऑफसेट करंट is used to an indicator of the degree of mismatching between the two current. कौन सी दो करंट थी भाई जिसमें मिसमैचिंग हो रहा था, कौन सा दो वोल्टेज था जिसमें मिसमैचिंग हो रहा था, I1 and V1 and V2 and current is IB1 and IB2. तो IB1 और IB2 में जितना जब कंस्ट्रक्शन हुआ, जब बना ये आपका ओपेम्प, तब उसमें मिसमैचिंग है भाई, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर की सेम कैरेक्टरिस्टिक एक चिप में नहीं रह सकती. तो जो मिसमैचिंग है, वो मिसमैचिंग जो है वो उनका जो डिफरेंस है दोनों करंट का, वही मिसमैचिंग को शो करेगा और उसी को हम कहेंगे इनपुट ऑफसेट करंट. दैट मीन्स इनपुट ऑफसेट करंट इज इक्वल टू IB1 माइनस IB2. मॉड में मैंने इसलिए लिया कि जो भी वैल्यू हो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए भाई, कोई भी ज्यादा और कोई भी कम हो सकती है. इसे हम कह सकते हैं इनपुट ऑफसेट करंट. अगर हम 741 की बात करते हैं तो 741 में इसकी वैल्यू लगभग होती है, हमेशा उसी का एग्जांपल आपको मिलेगा 200 नैनो एम्पियर के आसपास. ओके, अब हम अगर हम ऐसा ओपेम तैयार करते हैं जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बना हुआ हो, केवल ट्रांजिस्टर ना हो, उसमें फैट का यूज हुआ हो, तो फैट का यूज करने से क्या होता है कि जो IO होता है उसकी वैल्यू और रिड्यूस हो सकती है. दैट मीन्स दिस विल बी नियरली इक्वल टू 0.3 नैनो एम्पियर. मीटर ही निकलता है. ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा. फैट से रिलेटेड ओपेम जो बने हैं उस वो और बेहतर होंगे किसके कंपैरिजन में, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर BJT से जो बनते हैं उसके कंपैरिजन में. ठीक है, सो हमने क्या जाना, देयर विल बी एन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट बायस करंट IB1 एंड IB2. ओके, और वी कैन से दैट द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट. हमने अभी तक ये देखा कि आउटपुट जो आ रहा था वो ड्यू टू था B1 और B2. करेक्ट, दैट मीन्स क्या हुआ कि दैट मीन्स B1 और B2 का रिलेशन हमने देखा तो वो तो IIO शो कर रहा है, इनपुट ऑफसेट करंट शो कर रहा है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो इनपुट ऑफसेट करंट का फंक्शन होगा. दैट इज द फंक्शन
ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट इज इक्वल टू आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये जो वोल्टेज हमारा आउटपुट है, अब वो हम B का इस्तेमाल ना करके B1 B2 का ना बोल के हम बोल सकते हैं कि इनपुट ऑफसेट करंट जो है उस पर डिपेंड करता है हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं, इसका सर्किट देखते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट को समझते हैं और क्या इससे आउटपुट हमें मिलेगा वो देखते हैं। तो थोड़ा सा इसे मैं इरेज ऑल इंक कर देते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये वाला। ठीक है, पिछला जो हमने लिया हुआ था, यहां देखिए फंक्शन चेंज हो गया, देखिए ध्यान से, IB करना आकर आपका IIO का आ गया। ये हम बात कर रहे थे कि आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, चलिए V1 तो क्लियर है, ROM IB1। V2 क्लियर है, RP दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू थी। ठीक है, ROM और RP दोनों की वैल्यू इतनी आ रही है, ये तो क्लियर है। VOIB2 दैट मींस जो हमारा आउटपुट था वो एक्चुअल में जो फॉर्मूला आया था वो था RFIB2। तो निगेटिव साइन शोज दैट द V2 इज वोल्टेज इज इनवर्टिंग। ये तो खैर क्लियर है, निगेटिव क्यों शो कर रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी, पिछला जो था वही सब हमने लिखा है, केवल IIO हमारे लिए क्या हो गया है, नया हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, सिमिलरली द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज VOIB1 ड्यू टू V1 only terms of IB1 and RF can be obtained। VOIB1 जो हमने पहले भी निकाला है, इससे पहले की क्लासों में भी बताया गया है, वो हमारा ये है। यहां पर आपको पता है ये नॉन इन्वर्टिंग गेन कहलाता है। हमने पहले इसका डेरिवेशन, अभी नहीं, जब पहले पढ़ रहे थे, काफी समय से क्लास नहीं हो पाई थी, तो वो देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम 1, सो VOIB1 हमारा जो ROMIB1 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है, V1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली वैल्यू, और बगल में आपकी जो वैल्यू है वो है ही। ROM की वैल्यू हमने निकाली, कैंसिल किया, तो हमारे पास जो VOIB1 आया, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट इनपुट बायस करंट, वो आया IB1 RF। So the maximum magnitude of the output offset voltage due to the IB1 and IB2 वो क्या होगा? हम अगर देखना चाहें मैक्सिमम IB1 और IB2 दोनों के कारण देखना चाहें, ये तो IB1 के कारण हुआ, वो कुछ ऐसा होगा, VOIB1 प्लस VOIB2 इक्वल टू RFIB1, क्योंकि वहां देखिए निगेटिव आया था, माइनस RFIB2, और RF आपका कॉमन हो गया IB1 माइनस IB2। दैट मीन्स ये हमें चाहिए था, इनपुट ऑफसेट करंट के फॉर्म में आपकी वैल्यू। आउटपुट, तो हमारा जो आउटपुट है ना, इज द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू IIO, दैट मीन्स इनपुट ऑफसेट करंट, एंड हियर इनपुट ऑफसेट करंट इज IB1, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमारा है ड्यू टू IIO, वो डिपेंड करता है RF पे। यहां से समझ में आ रहा है, मतलब फीडबैक रजिस्टर पर ही डिपेंड कर रहा है, जैसा हमने पिछला भी देखा था, है ना। द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कस्ड बाय IIO इज ऑलवेज सिमिलर दैट द कस्ड बाय IB। सिर्फ हमने यहाँ पर IIO एक नई चीज डिफाइन की, लेकिन IIO जो है वो तो एक्चुअल में IB को ही कंटेन करता है। तो जो IB जिस तरह से बिहेव कर रहा था, ठीक यहाँ पर ये भी वही है, केवल डिफरेंस ये है कि IB दैट मीन्स यहाँ पर IB1 माइनस IB2 जो है वो IIO के इक्वल है, तो वो IIO के फॉर्म में हमने इसे निकाला। एक और छोटा सा टॉपिक इसमें बचा है जो कि हम ले लेते हैं आगे, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज वो क्या होता है, द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो VO था कस्ड बाय द VIO, अभी हमने पढ़ा है ना, कुड बी आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज VOIB कस्ड बाय IB कुड आल्सो बी आइदर निगेटिव और पॉजिटिव। चलिए देखते हैं ये। तो अगर हम टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकालना चाहें, है ना, तो वो V आउटपुट और VOIB ये दोनों के सम के इक्वल होगा। हमने ये वैल्यू तो अभी निकाली, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी OIB पहले से भी निकली हुई है, सब पिछले जो डेरिवेशन हमने निकाले उसी की है।
है ना। अगर हम सेम फॉर द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट के लिए निकालना चाहें तो यहां पर ये जो है उसकी जगह हमारा चल जाएगा ये वाला वैल्यू। तो हमारा नॉर्मल आउटपुट तो रहता ही था, उसके साथ साथ ड्यू टू करंट के कारण और ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट जो था उसके कारण, दोनों के लिए देखिए ये बेस करंट के कारण है और ये इनपुट ऑफसेट करंट के कारण है। दोनों में कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं है। IB है यहाँ पर, IIO है। IIO आपको पता है IB1 माइनस IB2 ही होता है। ये दोनों वैल्यूज में तो कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये V आउटपुट है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो एक्चुअल में है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। बहुत बड़ा दिया हुआ भी नहीं है, बुक में भी आप इसे पढ़ेंगे। टोटल फिर से मिलेगा आगे भी हमें और पिछले बार भी मिला था। तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब हम एक बेस करंट के कारण जो निकालेंगे वो और एक इनपुट ऑफसेट करंट के कारण जो निकालेंगे वो। तो ये टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का आपका फॉर्मूला होगा। CMRR जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, आगे का जो टॉपिक है आप देखेंगे सिलेबस में, उसको हम अगली क्लास में या कल की क्लास में कोशिश करते हैं ना। मेरे रिलीविंग होने वाला है, वहां से साइंस क्लास 2 दिन में मैं आ जाऊंगा तो सिस्टमैटिक क्लास होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।